तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फर्स्ट कमेंट किया था डार्क शिनोबी ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनबो और चा हाइन के बीच एक खूबसूरत किसिंग मोमेंट को। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हमें द वर्ल्ड ऑफ रिपोज यानी वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर के दुनिया को दिखाया जाता है और ये वही दुनिया है जहाँ पर शैडो मोनार्क के शैडोस रहता है। हम यहाँ पर जनरल टास्क को देखते हैं जिसे एक छोटा सा शैडो गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर टास्क कहता है गुड मॉर्निंग, अरे क्या तुम भूल गए कि शैडो की दुनिया में दिन रात नहीं होते हैं। और फिर हम बेरू को देखते हैं जो यहाँ पर कुछ लेकर आता है और ये बेसिकली एक हुडी होता है जो बिल्कुल उस हुडी वाली जैकेट जैसा दिखता है जो हाल ही में जिन्बू ने पहना था। इसे देखकर तो टास्क बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मार्शल मैन बेरू से कहता है मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। बेरू बोलता है तुम हमारे किंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये हुडी पसंद आता है तो ये मेरे लिए काफी होगा। और फिर टास्क इस हुडी को पहन लेता है और वो बहुत ही खुश लग रहा था एंड वो ये भी कहता है कि मैं इतना खुश हूँ कि सभी शैडो मेजेस को मैं इसे यूनिफॉर्म की तरह पहनने के लिए बोलूंगा। तभी बेरू टास्क से कहता है ये जो तुम्हारे हाथ में ऑर्ब है क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इसे एक झड़ी से जोड़ दो ताकि तुम आसानी से इसे इधर उधर ले जा सको। इस पर टास्क कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। इसके बाद हम द इटर्नल स्लम्बर के दुनिया को देखते हैं जहाँ पर 10 मिलियन सोल्जर एक साथ रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि सभी शैडोज जिन्बू के दिमाग से डीपली कनेक्टेड है। जैसे जैसे जिन्बू ताकतवर बनता जाएगा उसका शैडो भी उसके तरह ही दिखने लगेगा। हालांकि पहले ये सभी शैडो तबाही के लिए जीते थे लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की तरह सोचने लगे हैं। पहले उनके दिल में खालीपन था लेकिन अभी जो सोल्जर है वो पढ़ाई कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, सो रहा है, चीटिंग कर रहा है और एक दूसरे के साथ बकचोदी भी कर रहा है। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो सभी सोल्जर अपने खुद के यूनिक पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर रहा है। जो भी हो इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कैसल का सीन जहाँ पर टास्क ने अपने रॉब को मॉडिफाइड कर लिया है जो तुम लोग देख ही सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं और फिर टास्क उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लोग जवाब देता है कि ग्रैंड मार्शल बिलियन ने हमें इस जगह आने के लिए कहा है। इसके बाद टास्क इन्हें देखकर अपने मन में सोचता है शायद ये लोग न्यू जादूगर होंगे लेकिन ये लोग कितना बेवकूफ है कि अपने मैजिक को इतने ह्यूज बॉडी के साथ यूज कर रहा है। बट जो भी हो वो भी यही काम कर रहा है। और फिर टास्क इन्हें अपने अचीवमेंट के बारे में बताता है कि जब जिन्बू और एंटरिस के बीच फाइट हो रही थी तब उस फाइट में उसका रोल क्या था वो इन्हें डिस्क्राइब करता है। तभी सडनली पीछे से कोई कहता है बेवकूफ हो तुम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो। टास्क पीछे घूम के देखता है कि यहाँ पर इग्रिस मौजूद है तो वो अपनी बातों को बदल लेता है और कहता है आई लव यू कमांडर। और फिर टास्क उसे पूछता है आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इग्रिस बोलता है अब लगभग टाइम आ चुका है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सभी जनरल और हाई रैंक के सोल्जर को एक साथ गैदर होकर चीयर अप करना चाहिए हमारे किंग को। और फिर जैसे ही सभी सोल्जर चा हाइन और संग जिन्बू के एनकाउंटर को देखता है तो वो लोग तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें भाभी मिलने वाली है। लेकिन इग्रिस किसी चीज में खोया हुआ था। वो कहता है मैं पहली बार अपने करंट किंग यानी जिन्बू से उस डंजन पर मिला था जिसे मेरे प्रीवियस किंग यानी एशबॉर्न ने क्रिएट किया था। और फिर हम लोग थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू ने इग्रिस को हराया था एंड अभी इग्रिस अपने मन में सोचता है मेरा काम था उस इंसान का टेस्ट लेना जो इस डंजन में एंटर करने वाला है, क्योंकि मेरे प्रीवियस किंग जानना चाहता था कि ये जो इंसान है ये उनके वेसल बनने के लिए लायक है या नहीं। उस टाइम मैं समझ गया था कि ये मेरे लीग का लास्ट ऑर्डर है मेरे लिए। जो भी हो इसके बाद तुम लोगों को पता ही होगा कि इनके बीच फाइट में कौन जीता था और क्या हुआ था, क्योंकि सीजन 1 में हमने ये सब कुछ देखा है तो इस चीज को हम स्किप करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इग्रिस को जो अपने किंग जिन्बू की मदद कर रहा होता है पढ़ाई में, जहाँ पर वो बताता है कि माय लॉर्ड इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं वो है। जिन्बू भी कहता है शुक्रिया इसे बताने के लिए। इस पर इग्रिस अपने मन में ही कहता है मेरे किंग को मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा, क्योंकि ग्रेट मार्शल बिलियन जिसका बॉडी बहुत ही बड़ा है और तो और मार्शल मैन बेरू जो बुद्धिमान तो हो सकता है लेकिन अंत में वो एक कीड़ा ही रहेगा। और मैंने नाइट एकेडमी से ग्रेजुएट किया है तो इसलिए मुझे ही अपने किंग को हेल्प करना होगा। तभी जिन्बू कहता है तुमने जो अभी क्वेश्चन का आंसर बताया ये तो गलत है। इसे सुनकर इग्रिस तो फिर से किताब पढ़ने लग जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैं अभी भी उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अपने किंग के लिए पूरा मेहनत करूंगा। इसके बाद हमें फिर से थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जिन्बू के डैड डंजन में फंस गए थे और कैसे वो रूलर से मिले और वो कैसे अपने बेटे जिन्बू से भी मिला और लास्ट में उनका फेयरवेल भी हुआ। और ये सब चीज गाइस तुम लोगों ने पहले ही देखा होगा और तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि इस चीज को फिर से क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं जिन्बू के डैड को जो बैठा हुआ था रूलर्स के वेसल के सामने। जिन्बू के डैड रूलर्स के वेसल से पूछता है मेरे बेटे ने क्या डिसाइड किया। रूलर्स का ये वेसल बोलता है शैडो मोनार्क ने पृथ्वी पर रहने का डिसाइड लिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बिताए हुए हर पल उनके लिए बहुत ही कीमती है। और फिर ये बंदा जिन्बू के डैड से पूछता है क्या आप अभी भी सच बात को अपने बेटे से छुपाने वाले हो। यानी गाइस दुनिया को रिफ्रेश करने के बाद भी जिन्बू के डैड को पिछले जिंदगी के सभी चीजें याद है। और फिर वो रूलर्स के वेसल से कहता है आखिरकार मेरा बेटा चाहता था कि मुझे कुछ भी याद ना रहे। इस पर ये बंदा कहता है सच में मैं देख सकता हूँ जैसा बाप वैसा बेटा। और फिर रूलर्स का ये वेसल कहता है मेरे जाने के बाद रूलर्स का इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा और अगर ऐसा होता है तो ये मेरा इस दुनिया में लास्ट दिन होगा। सच में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया। मैं देखना चाहता था कि शैडो मोनार्क के लौटने के बाद इस दुनिया का रिजल्ट क्या होगा। और वो शैडो मोनार्क और संग जिन्बू के डैड को शुक्रिया भी कहता है और जाने से पहले वो जिन्बू के डैड से पूछता है क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। इस पर जिन्बू के डैड बोलता है क्या तुम मेरे पिछले टाइमलाइन के सारे यादों को डिलीट कर सकते हो। रूलर्स का ये वेसल बोलता है यस ऑफ कोर्स, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे। जिन्बू के डैड कहता है अपने बेटे के सामने ये दिखावा करना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है ये बहुत ही चैलेंजिंग है, जबकि मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, उसे एक दिन तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी मैं एक अच्छा पिता बन के रहना चाहता हूँ जो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि मेरे लिए जिन्बू मेरा प्रीशियस बेटा है, कोई शैडो मोनार्क नहीं। और फिर ये वेसल अपने पावर का इस्तेमाल करता है और जिन्बू के डैड को बोलता है जब तुम एक बार इस कैफे से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे पिछले जिंदगी के पूरी यादें मिट जाएगी। और फिर ये बंदा यहाँ से निकल जाता है और वो जाते हुए यही कहता है कि अभी जो हुआ आपको वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक पीसफुल लाइफ गुजारे। जो भी हो इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक पार्टी का सीन जहाँ पर जिन्हो भी आया हुआ था। जिन्हो तो यहाँ पर आके काफी ज्यादा नर्वस था। वो कहता है मैं इतना नर्वस हूँ कि मुझे भूख भी नहीं लग रहा। एंड वो अपने मन में यही सोचता है कि मैं इससे पहले कभी भी वेलकम पार्टी में नहीं आया हूँ। तभी एक दूसरा बंदा जिन्हो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है सुनो थोड़ा अच्छे से अपना चेहरा बनाओ, लग रहा है कि हमने तुम्हें किडनैप किया है। और गाइस सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि जिन्हो इस बातचीत के दौरान इतना नर्वस क्यों लग रहा है, लेकिन जो भी हो जिन्बू भी यहाँ पर आ जाता है और वो जिन्हो के सामने ही बैठ जाता है, जो देखकर जिन्हो तो काफी डर जाता है। और ये जो बंदा ड्रिंक कर रहा था वो तो डर के मारे यहाँ से निकल लेता है। और फिर जिन्बू जिन्हो को ड्रिंक ऑफर करता है। जिन्हो तो बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे पी लेता है। और पीने के बाद वो तो सरप्राइज हो जाता है और जिन्बू से कहता है ये तो सिर्फ सोडा है। जिन्बू बोलता है तुम्हारी उम्र अभी पीने की नहीं हुई है, तुम बस यही पी सकते हो। और फिर जिन्बू बोलता है तुम इतना नर्वस क्यों हो, बस रिलैक्स करो और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। पहले पहले तो जिन्हो डर रहा था, लेकिन जब वो संग जिन्बू को नाम से पुकारता है तो उसे एक नेचुरल सा फील होता है। और फिर जिन्बू बोलता है चियर्स और जिन्हो भी चियर्स करके ड्रिंक पीने लगता है और यहाँ से इनका नया दोस्ती शुरू हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर जिन्बू कहीं पर जा रहा होता है और वो जिन्हो के साथ फोन पर भी होता है, जहाँ पर जिन्हो उससे पूछता है तुम आज डिपार्टमेंट रूम में क्यों नहीं आए। जिन्बू बोलता है आज मुझे बस कुछ काम था इसलिए, तो क्या तुम आफ्टरनून को मेरी अटेंडेंस लगा दोगे। जिन्हो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, सारे टीचर्स तुम्हें जानते हैं, तुम अभी कहाँ पर हो। जिन्बू कहता है मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए। और जब जिन्बू ऐसे ही बात करते हुए जा रहा था तभी उसके सामने से एक लड़की भी गुजर रही होती है जिसे तुम लोग शायद अच्छे से जानते हो। और जैसे ही वो लड़की जिन्बू के पास से गुजरती है तो वो जिन्बू को रोकती है और उससे पूछती है क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। इस पर जिन्बू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है नहीं। और ये जो लड़की है इसका नाम है जूही, जिसे तुम लोग जिन्बू का पहला प्यार भी कह सकते हो। यहाँ पर जूही भी सोच में पड़ जाती है कि उसने एक अजनबी से बात कैसे कर लिया। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर एक डॉक्टर मिस्टर गोगुन्ही के पास आया हुआ होता है। मिस्टर गुन्ही कहता है क्या तुम मुझे उठाने में हेल्प कर सकते हो। और जब ये डॉक्टर मिस्टर गोगुन्ही को उठा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है हॉली वाटर ऑफ लाइफ पर। तो वो मिस्टर गुन्ही से पूछता है ये क्या चीज है चेयरमैन। मिस्टर गुन्ही कहता है कि कोई यंग लड़का मुझे ये देकर गया, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है कि इतने सारे सिक्योरिटी होने के बाद भी वो इस चीज को यहाँ पर रख के चला गया। बट मिस्टर गुन्ही कहता है कि उस लड़के ने जो कहा उस पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसने कहा कि मैं उसके साथ मिलकर एक टाइमलाइन में मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और उसने मुझे थैंक यू के रूप में मुझे ये गिफ्ट दिया और यह से डिसअपियर हो गया। उसने कहा कि इस बोतल के अंदर जो चीज है उसे पीने से मैं ठीक हो जाऊंगा। इस पर ये डॉक्टर कहता है ऐसा मत करना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट मिस्टर गोगुन्ही जानता है कि उनका हालात बहुत ही खराब है और उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं
नहीं है, इसलिए वो दिल पर पत्थर रख के उस बोतल के ड्रिंक को पी लेता है और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गोगुनी का जो बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो रहा है, यानी ऑलरेडी हील हो चुका है और उनके मुंह पर सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी। और लास्ट में वो यही कहता है कि देखकर लगता है सर्दियाँ आने में अभी भी टाइम है। उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेन वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।